तो फिर ए ने कहा कि भाई मैंने तो सुना है दैट देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज इन प्राइवेट कंपनी। अब भाई जवाब क्या देते मिस्टर बी? उन्होंने कहा भाई मिस्टर ए, जो आप बात बोल रहे हो कि भाई देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज इन प्राइवेट कंपनी, हालांकि ये प्राइवेट कंपनी की जो फॉर्मेलिटीज हैं, उसने कहा ये कम होती हैं पब्लिक कंपनी से, बट स्टिल वी डू नॉट हैव सच बिग बिजनेस कि भाई हम इतनी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करें, इतना बड़ा बिजनेस तो हमारा है नहीं। उसने कहा जी ऐसा है कि आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल आपका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, एंड you may not have to do all these formalities। उसने पूछा जी कैसे? मिस्टर बी ने कहा कि भाई आपकी जो प्राइवेट कंपनी है ये एक स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आती है। अब स्मॉल कंपनी का मतलब क्या हुआ भाई? उसने कहा जी आपकी कंपनी है स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आती होगी। अब मिस्टर ए फिर पूछने लगे भाई अब ये स्मॉल कंपनी क्या चीज है भाई, इसके बारे में बताओ हमें। मिस्टर बी ने कहा जी बताता हूं आपको, लेट मी टेल यू। कहता है कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी है विच इज अदर देन पब्लिक कंपनी। दैट मीन्स कोई भी पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी तो होगी नहीं, वो उसकी कैटेगरी में नहीं आती। दैट मीन्स ओनली अ प्राइवेट कंपनी मे बी अ स्मॉल कंपनी। सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी को ही आप स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में ले सकते हो, बट देयर आर सम अदर कंडीशंस अटैच्ड टू इट। अब मिस्टर ए की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने कहा भाई अब ये भी बता दो कि आखिरकार ये स्मॉल कंपनी में और क्या चीजें आती हैं। तो मिस्टर बी ने कहा कि भाई दिस इज अ कंपनी, एनी कंपनी विच इज अदर देन पब्लिक कंपनी विच हैज पेड अप कैपिटल, और जो इसकी पेड अप कैपिटल है दैट शुड बी लेस देन ₹50 lakhs और सच अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हालांकि अभी ये जो मैक्सिमम अमाउंट प्रेस्क्राइब किया जा सकता है वो कितना है, आइए देखें, वो है 5 crores, जितना किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अभी कितना प्रेस्क्राइब्ड है तो वो अमाउंट है दोस्तों 50 लाख रुपए। यानी अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या उससे कम है तो आप स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आ सकते हैं। अब सवाल यह था कि मैंने ये वर्ड्स क्यों यूज किए, आ सकते हैं। उसका कारण यह है दोस्तों कि आपको एक और कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपकी टर्नओवर यानी सेल से आया हुआ पैसा एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ये अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 2 crore रुपीज है और सच अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब, और मैक्सिमम अमाउंट ये कितना हो सकता है दोस्तों, ये मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है ₹20 crores। यानी बस एक एक जीरो आगे लगा दिया, यानी ये 10 गुना तक जा सकता है लॉ के हिसाब से। बट अभी कितना है, सवाल ये है, अभी ये है 2 करोड़ रुपए। यानी अगर आपकी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए या उससे कम है, और एंड लिखा है दोस्तों ये एंड, और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है, तो ऐसे केस में आपकी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कह देंगे। और स्मॉल कंपनी में लेसर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वैसे तो भैया प्राइवेट कंपनी में एग्जेम्पशंस दी ही जाती हैं, यानी पब्लिक कंपनी में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं, प्राइवेट कंपनी में उससे कम। बट प्राइवेट कंपनी में भी एक कैटेगरी बना डाली,
और ये जो कैटेगरी है दोस्तों, ये कैटेगरी है स्मॉल कंपनी की। स्मॉल कंपनी की ये दो कंडीशंस रख दी गई कि अगर आपकी ये सिचुएशन है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या उससे कम, टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम सालाना, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हम आपको स्मॉल कंपनी कह देंगे। और भाई ये बात सुनते ही उसने कहा जी क्या ये स्मॉल कंपनी के जो प्रोविजंस हैं, क्या ये स्मॉल कंपनी के प्रोविजन हर कंपनी पर अप्लाई होते हैं? ये सवाल आया मिस्टर ए का। मिस्टर बी ने कहा भाई ऐसा नहीं है, नॉट ऑन एवरी कंपनी। एज आई सेड, एक्सेप्ट पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी का ही हम स्मॉल कंपनी कह सकते हैं। उसके साथ साथ दीज प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई, किस पर अप्लाई नहीं होते? दीज प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई टू व्हाट? होल्डिंग कंपनी, इस पर अप्लाई नहीं होते, और ना ही सब्सिडरी कंपनी। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 जो कि चैरिटी वगैरह के लिए होती हैं, और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच आर गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब इमीडिएटली मिस्टर ए बोले भैया मैं सेक्शन 8 वाली कंपनीज को तो जानता हूं जो कि चैरिटी के लिए होती हैं, बट ये अदर 2 पॉइंट्स क्या हैं जरा ये भी बता दीजिए। अब बेसब्रे हो रहे हैं मिस्टर ए कि भैया सब कुछ अभी बता दो। उधर से आवाज आई कि भैया मैं तुम्हें बताऊंगा, जरा सब्र करो, फिलहाल फोकस करो स्मॉल कंपनी पर क्योंकि बातचीत उसकी चल रही है। ठीक है जी। अब मिस्टर ए ने कहा ठीक है जी आगे बताओ। बी ने कहा कि भाई सबसे पहले बताओ कि आपकी क्या कंपनी प्राइवेट कंपनी के रूप में रजिस्टर कराएंगे आप? अगर आप कहते हो यस, तो हम आपकी सबसे पहले चेक करेंगे कि कितनी पेड अप कैपिटल है, क्या ये 50 लाख या उससे नीचे है। सबसे पहले ये चेक किया जाएगा। लेकिन अगर आपने शुरू में ही कह दिया नो कि भैया हम तो प्राइवेट कंपनी है ही नहीं, तो भैया फिर हम क्या कहेंगे कि यू कैन नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल कंपनी। सो स्मॉल कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आप नहीं है। ठीक है जी। अब अगर आपने ये कहा कि हां जी हम तो प्राइवेट कंपनी है, तो हमने चेक कर लिया कि आपकी पेड अप कैपिटल कहीं 50 लाख या उससे कम है। अब इसका भी जवाब चेक किया जाएगा और आपने कहा हां या ना। अगर आपने कहा नहीं कि भाई हमारी तो 50 लाख से ज्यादा है, तो भैया ठीक है आप स्मॉल कंपनी नहीं है, सीधी सीधी बात। लेकिन अगर आपने ये कहा कि हां जी हां हम तो ऐसी कंपनी के अंदर हैं जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए या उससे कम है, तो भैया अब हम दूसरी कहानी चेक करने वाले हैं। दूसरी कहानी है कि अब अपनी टर्नओवर बताओ। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है, अब फिर इसके क्या जवाब हो सकते हैं? 2 जवाब। अगर आपने कहा जी हमारी टर्नओवर जी 2 करोड़ से ज्यादा है, तो भैया अगेन सिस्टम क्लियर है कि आप स्मॉल कंपनी नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं हां जी हां हमारी जो टर्नओवर है वो तो 2 करोड़ या उससे कम है, तो अब आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। दैट मींस ये हो गई स्मॉल कंपनी। अब जवाब आया मिस्टर ए का कि भाई कहानी तो मुझे आपकी सारी समझ आ गई। आई हैव अंडरस्टूड वॉट एवर यू आर सेइंग। कहता है जी मुझे जरा इसके बेनिफिट्स भी बता डालो फिर। यू टेल मी अबाउट द बेनिफिट्स। ये भी सुन ले हम जरा कि स्मॉल कंपनी के क्या बेनिफिट्स हैं। कहता भाई ठीक है तो फिर सुनो, मैं तुम्हें 5 बेनिफिट बताने जा रहा हूं। 5 बेनिफिट यानी अगर तुम्हारी है स्मॉल कंपनी तो तुम्हें सीधे 5 बेनिफिट मिलेंगे जो कि हर प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलते।
हालांकि प्राइवेट कंपनी को बहुत सारी प्रिविलेजेस मिली है, 2 लोगों से ही कंपनी तैयार, 7 मेंबर्स की जरूरत नहीं, ठीक है कि नहीं, 2 डायरेक्टर्स काफी हैं, 3 डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं। ऐसी बहुत सारी प्रिविलेजेस दी जाती हैं प्राइवेट कंपनी को। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राइवेट कंपनी को भी करनी पड़ती हैं और पब्लिक कंपनी को भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में भी आप स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आते हैं मेरे भाई, तो समझ लो कि आपको 5 एग्जेम्पशन सीधी और मिली। और ये 5 एग्जेम्पशन पहले इसको डिस्कस कर लें। सबसे पहला पॉइंट, एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। दूसरा पॉइंट, आपको नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स जो साल में करनी होती हैं टोटल, उसमें एग्जेम्पशन मिलेगी जी। फिर हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, उसके साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी। फिर जो ऑडिटर्स को रोटेट करने की जरूरत होती है, उसमें भी कुछ एग्जेम्पशन या प्रिविलेज मिलेगी आपको। देन आपकी कंपनी का अगर कोई मर्जर या एमलगमेशन होता है भैया, तो उसमें भी आपको हम कुछ एग्जेम्पशन देंगे। तो इसने कहा जी ये तो बड़ी बात, बहुत ही बढ़िया बात, जरा बताइए, ये 5 के नाम तो बता दिए, बट इसमें एग्जेम्पशन आखिरकार मिलेगी क्या? उसने कहा भाई सब्र तो करो, आ गए हमारे बेनिफिट्स जो कि स्मॉल कंपनी को दिए गए हैं इन कंपनीज एक्ट 2013, आ गए सारे बेनिफिट। पहला, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न से जुड़ा हुआ क्या है कि अगर आपकी स्मॉल कंपनी है, अगर आंसर है यस, तो भैया तुम्हारे आ गए मजे। किस बात के मजे? क्योंकि आपको किसी एक से साइन करवाने की जरूरत है एनुअल रिटर्न, या तो डायरेक्टर कर दे या कंपनी सेक्रेटरी, दोनों में से कोई एक कर दे। लेकिन मान लो आपकी कंपनी होती विच इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, तो भैया फिर क्या करना पड़ता? ऐसे पर्टिकुलर केस में आपको सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर दोनों से साइन करवाने पड़ते। यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, यहां पर लिखा है एनी वन, कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर, जबकि अगर आपकी स्मॉल कंपनी नहीं है तो आपको दोनों से साइन कराने हैं, कंपनी सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर यानी बोथ। तो ये एग्जेम्पशन मिल गई आपको। अब कई लोग बोलेंगे जी ये इतनी बड़ी एग्जेम्पशन क्या है, ये तो जब काम करने पे जाते हैं तब पता लगता है। तो अब अगली कहानी, बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे थे हम। अब बोर्ड मीटिंग साल में 4 करनी पड़ती है दोस्तों, मिनिमम, ठीक बात है कि नहीं? और आपकी अगर स्मॉल कंपनी है मेरे भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? केवल 2 बोर्ड मीटिंग से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप कहें नहीं जी नहीं, मेरी स्मॉल कंपनी तो नहीं है, तो ठीक है भैया, फिर आ जाओ, तुम्हें करनी पड़ेंगी 4 मीटिंग्स इन एन ईयर। जिस तरह एक पब्लिक कंपनी को 4 मीटिंग करनी पड़ती है, उसी तरह से एक प्राइवेट कंपनी को भी 4 मीटिंग्स ही करनी पड़ती हैं, बोर्ड मीटिंग्स। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आती है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में केवल और केवल 2 बोर्ड मीटिंग्स एक साल में करने से काम चल जाएगा। क्या ये बात समझ आई? अब चलते हैं हम अपने अगले काम पर, कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर। स्मॉल कंपनी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि भैया अगर आपकी स्मॉल कंपनी है, तो जिस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट की तरह बनाकर देनी पड़ती है हर कंपनी को, आपको यह कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर नहीं देनी, बिना किसी टेंशन के जियो। तो ये तो बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा हैसल होता है ये काम करना। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं जी नहीं, मेरी तो स्मॉल कंपनी नहीं है, तो ठीक है भैया, आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर अगली कहानी आती है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स की। ऑडिटर्स जनरली 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, फिर 10 साल के लिए, और उन्हें फिर रोटेट करना पड़ता है हर 5 साल बाद। ये काम तो हर कंपनी के लिए है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आपकी ये स्मॉल कंपनी है, आप कहेंगे यस,
तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रोटेट योर ऑडिटर्स, बिना किसी टेंशन के जियो यहां पर भी। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं जी नहीं, हमारी तो स्मॉल कंपनी नहीं है, तो भैया उस केस में आपको क्या करने पड़ेंगे, ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एज पर द कंपनीज एक्ट करना पड़ेगा, 5 साल 10 साल जैसे भी लॉ में लिखा गया है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ पॉइंट की कहानी। अब दोस्तों मैं चलता हूं अपने अगले पॉइंट पर, विच इज मर्जर एंड एमलगमेशन। जब भी मर्जर और एमलगमेशन किए जाते हैं तो कोर्ट की फीस पे करनी पड़ती है, सब कुछ पूरी की पूरी कार्रवाई होती है। लेकिन अगर आपकी स्मॉल कंपनी है दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं हां मेरी स्मॉल कंपनी है, तो भैया विदाउट कोर्ट फीस काम चल जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं मेरी स्मॉल कंपनी नहीं है, तो ठीक है भैया आओ जरा पूरी कोर्ट फीस पे करो। तो सीखा हमने ये कि ऐसे पर्टिकुलर केस में जब आपकी स्मॉल कंपनी होगी तो आपको बहुत सारी एग्जम्पशंस मिल जाएंगी जो कि हर प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलती। क्या ये बात समझ आई? अब भैया जब ये सारी की सारी राम कहानी सुना दी तो वो कहता है जी हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, मैंने तो सब कुछ समझ लिया है, अब प्राइवेट कंपनी की तरह चलो रजिस्टर करवा लेते हैं, प्राइवेट कंपनी की तरह रजिस्टर करवा लेते हैं। फिर मिस्टर बी ने कहा भैया अभी तो तुम्हें खाली 1 साल हुआ है, तुम्हें तो अभी केवल 1 साल हुआ है, और 1 साल के अंदर तो तुम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। याद करो वो कहानी जब कहा गया था कि ओपीसी 2 साल जब तक इनकॉर्पोरेशन के पूरे नहीं हो जाते वो वॉलंटरली अपने आप को किसी और कंपनी, किसी और काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट जब 2 बातें बताई गई थी, जरा याद करिए, उसमें भी 2 ही बातें थी, एक पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरा टर्नओवर। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये अमाउंट्स वही हैं जो आपने अभी स्मॉल कंपनी में देखे। पेड अप शेयर कैपिटल अगर आपकी 50 लाख या उससे कम है तब तो भैया आप चेंज नहीं करा सकते। अगर उससे ऊपर चली गई तो आप चेंज करा सकते, चाहे वो 2 साल इनकॉर्पोरेशन के पूरे हुए हो या ना हो। साथ ही साथ टर्नओवर अगर आपकी 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो आप चेंज कर सकते हैं। अब जब स्मॉल कंपनी की बात आई और इसने कहा मिस्टर बी ने कि जी हमारी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल तो 50 लाख से ज्यादा और टर्नओवर भी 2 करोड़ से ज्यादा है, दैट मीन्स हमें स्मॉल कंपनी के बेनिफिट्स बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। वी कैन नॉट अवेल बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल कंपनी। अब जवाब ही आया मिस्टर बी का, हां भैया हां ठीक बात है, किसी भी हाल में आप एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, स्मॉल कंपनी के रूप में तो आप बड़ा काम क्या करोगे, बड़ा बनना है तो भैया और पैसा कमाओ, कैपिटल ज्यादा लगाओ। मोर ओवर आपने क्या कहा था, ओपीसी जो है किसी भी और चीज में कन्वर्ट करने के लिए 2 साल चाहिए। मोर ओवर योर ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट कंपनी बिफोर द एंड ऑफ 2 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिकॉज ऑफ एक्सीडिंग दिस पेड अप शेयर कैपिटल एज वेल एज टर्नओवर। अगर आप ये एक्सीड ना करते तो भैया आप ये काम कर ही नहीं पाते, आप इस प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन कर ही नहीं पाते। तो अब उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, धन्यवाद आपका, अब हम अपनी प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, मैं बुला रहा हूं मिस्टर सी को और उसको अपना मेंबर बनाऊंगा साथ में। तो भैया अब मिस्टर ए ने मिस्टर सी से बातचीत की, मिस्टर सी भी राजी हो गए, मन में तो उनके भी था, और अब ये दोनों ने मिलकर अपनी जुगलबंदी कर ली, जोड़ी बना ली। मिस्टर ए एंड मिस्टर सी started their private company. How? By converting the old Nero Motors OPC into what? Nero Motors Private Limited. नाम भी तो भैया बदलना था, नाम भी चेंज होगा, तो भैया अब ये तो चेंज हो गया।
They did a great business and they needed more people to manage as well as more capital. लोग भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, कोई चिंता वाली बात है नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बन चुकी है. मैक्सिमम नंबर 200 मेंबर्स बन सकते हैं भैया. मेंबर्स बनेंगे तो पैसा भी लाएंगे, शेयर इश्यू होंगे, और उनमें से कुछ काबिल लोग डायरेक्टर बन के भी काम कर सकते हैं. So they decided to issue some more shares and make more members in a company, as maximum limit was 200 for the members. ठीक बात है कि नहीं? अब और बढ़ते चले गए. 1 आया, 2 आया, 3 आया. तो भैया इन्होंने एडिशनल मिस्टर डी, मिस्टर ई एंड सो ऑन बहुत सारे लोगों को बुला लिया, और उन्होंने कितने ऐड कर लिए? दे एडेड मेनी मोर मेंबर्स टिल 52. 52 मेंबर कर लिए. कोई बात नहीं, जितना भी रैंडम नंबर उन्होंने किया. एंड दे मेड देयर बिजनेस इवन बिगर. तो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था मोटर पार्ट्स का, उसको और बड़ा बना लिया, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है. अब मार्केट में क्या पोजीशन है? नाउ देयर स्कूटर पार्ट्स आर डिमांडेड बाय मेजर स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. तो जो बड़ी कंपनीज आज की डेट में स्कूटर के पूरे इनफैक्ट स्कूटर्स बना रही हैं, उनको अब ये सप्लाई करने लग गए स्कूटर के पार्ट्स. बड़ी बात. एक्सेप्ट बॉडी एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ इंजन. हर तरह का पार्ट इन्होंने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया. तो यानी अगर कुछ पार्ट छोड़ दिया जाए, उसके अलावा इन्होंने सब कुछ बनाना शुरू कर दिया. लगभग पूरा स्कूटर ही समझो, इंजन और कुछ बॉडी पार्ट्स छोड़ करके. यानी काम बढ़ता चला गया. तो पहले काम की शुरुआत सोच के ये हुई थी कि जी सोल प्रोप्राइटर करूं या नहीं. बना ली ओपीसी, डिस्कस किया मिस्टर ए ने मिस्टर बी से. बिजनेस बढ़ा तो जो ओपीसी में नॉमिनी बनाया था मिस्टर सी को, उसको साथ में मेंबर रख लिया और प्राइवेट कंपनी बनाना डाली. फिर नए मेंबर्स आए, पैसा आया, और काम बढ़ता चला गया. आज तो देखिए पोजीशन क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो स्कूटर्स बना रही हैं, वो इनसे पार्ट्स बनवा रही हैं स्कूटर्स के. बहुत बड़ा काम हो गया भैया. ठीक है जी. और देखिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. अब अगला पॉइंट क्या हुआ? इतने सारे ये मेंबर्स थे, अब तो 52 मेंबर्स हो चुके हैं. उनमें से बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं. एक बोर्ड मीटिंग जो है की गई. बोर्ड मीटिंग्स में सारे के सारे मेंबर्स आ गए, और बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ कि भाई वी शुड नाउ मैन्युफैक्चर स्कूटर्स इन आवर ओन ब्रांड नेम. ये सोचा इन्होंने. सो इन बोर्ड मीटिंग इट वाज डिसाइडेड दैट दे शुड नाउ मैन्युफैक्चर स्कूटर्स इन देयर ओन ब्रांड नेम. अब इन्होंने कहा जी अपने नीरो ब्रांड से, नीरो मोटर्स है तो हम नीरो के नाम से अपना स्कूटर निकालें. अब उधर जो मिस्टर ए है, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है कि भाई लगता है मुझे बी से सजेशन ले लेना चाहिए कि आगे कैसे काम किया जाए, क्योंकि बी ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया है. अब इन्होंने कहा जी टेक्नोलॉजी है, एक्सपीरियंस है, हम क्यों ना ये काम करें. डिसाइड तो हो गया, बट अब अगला जो पड़ाव है वो ये कि इन्हें मोर एंड मोर मनी चाहिए. वो पैसा कहां से लाया जाए जो इतने बड़े प्लांट्स को लगाने के लिए चाहिए. ये इन सब के सामने एक चैलेंज बन गया. हालांकि बोर्ड मीटिंग ने डिसाइड कर लिया कि हमें अब मैन्युफैक्चर करने ही अपने स्कूटर अपने खुद के ब्रांड नेम से. ये तो बात तय हो गई दोस्तों, तय. लेकिन पैसे की जो कहानी है वो मिस्टर ए को मजबूर कर रही है कि जरा जाएं और बातचीत करें. किससे? अपने मित्र मिस्टर बी से. तो भैया ये चल पड़े अपने मित्र के पास और कहा माय फ्रेंड आई नीड योर हेल्प अगेन. उसने कहा कोई बात नहीं, बताओ भाई. कहता वी आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन आवर बिजनेस एंड नाउ वी वांट टू लॉन्च अ स्कूटर इन आवर ओन ब्रांड नेम. उसने कहा जी बहुत बढ़िया बात है, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, दैट्स अ ग्रेट न्यूज फ्रॉम योर साइड. कहता जी बस न्यूज तो ग्रेट है लेकिन पैसा चाहिए. बट वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर दैट which we all existing members are unable to bring.
वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग दैट अमाउंट, जितना बड़ा पैसा हमें चाहिए राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग दैट। हम हैं ही कितने मेंबर्स, 52, 200 भी होते तो क्या कर लेते। तो उसने कहा भाई ऐसा है माय डियर फ्रेंड, आप एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंच चुके हो इन विच योर बिजनेस विल हैव टू गो पब्लिक। विल हैव टू गो पब्लिक मींस कि अब आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, मींस यू हैव टू क्रिएट अ पब्लिक कंपनी एंड इशू शेयर्स टू पब्लिक टू अरेंज कैपिटल। अगर आपने कैपिटल को अरेंज करना है तो अब आपको पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। मिस्टर ए पड़ गए सोच में कि भैया अब मैं क्या करूं। मिस्टर बी ने कहा सोचने की जरूरत नहीं है, अब तो भैया कदम उठाने की जरूरत है, आगे बढ़ो और पब्लिक कंपनी लॉन्च करो। पहले स्कूटर तो बाद में लॉन्च करना, पहले एक पब्लिक कंपनी को फ्लोट करो ताकि आप पब्लिक से पैसा ले पाओ और अपने बिजनेस को भी ग्रो करो और उनके पैसे को भी ग्रो करो। बात मिस्टर ए के समझ में आ रही थी। मिस्टर ए ने कहा भैया इसमें तो समस्या ये है कि इतने सारे कंप्लायंसेस हैं, मेरी आपसे बातचीत हुई थी, मैं तो स्मॉल कंपनी में घबरा रहा था, प्राइवेट कंपनी में इतने सारे कंप्लायंसेस करने पड़े, तो भैया पब्लिक कंपनी में तो बहुत सारे कंप्लायंसेस होंगे, ये तो बहुत बड़ा काम है। अब भैया तुम्हें बिग रिटर्न चाहिए तो बिग स्टेप भी तो उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब उसने कहा कि भैया मोर एंड मोर कैपिटल will be there but more and more compliances also it is going to bring। और मिस्टर बी ने साफ कहा yes lot of compliances and paperwork and no privileges whatsoever what you are getting as a private company, those privileges will not be available now। अब मिस्टर ए ने कहा ठीक बात है भैया ये तो बात करनी पड़ेगी, लेकिन अब मिस्टर बी की बात उन्हें समझ में आनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा बट दिस इज द वे विच विल मेक यू बिग, यू कैन इशू शेयर्स टू पब्लिक एंड कैन गेट ह्यूज अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय यू फॉर योर बिजनेस, राइट नाउ द नेम ऑफ योर कंपनी विल बी नीरो मोटर्स लिमिटेड। अब पहले था नीरो मोटर्स ओपीसी, राइट, फिर बना नीरो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अब बन गई लिमिटेड कंपनी, तो आगे क्या लगेगा, लिमिटेड वर्ड लग जाएगा दोस्तों, नीरो मोटर्स लिमिटेड। खुश हो गए मिस्टर ए कि हाँ भाई वाह अब तो हमारी लिमिटेड कंपनी बनेगी। उसने कहा लेकिन एक बार जरा समअप कर दो भैया, करना क्या क्या है, होगा क्या क्या फायदा, आखिरकार पब्लिक कंपनी में मिलने क्या वाला है, कैन यू प्लीज सम अप द पब्लिक कंपनी फॉर मी अगेन। उसने कहा भैया व्हाई नॉट, यही तो मेरा काम है। सो ही एक्सप्लेन्ड दैट कि आखिरकार पब्लिक कंपनी आपको देगी क्या, वो है क्या चीज। सो पब्लिक कंपनी उसने कहा इट्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में आपने सारी बातें पढ़ ली कि प्राइवेट कंपनी क्या करती है, RLP, रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन एंड प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन किस पर, नंबर ऑफ मेंबर्स पर, यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लिमिटेशन, लिमिटेशन किस पर कि भैया तुम्हारी सॉरी रिस्ट्रिक्शन किस पर, रिस्ट्रिक्शन आपके ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पर, और लिमिटेशन किस पे, नंबर ऑफ मेंबर्स पर। सो रिस्ट्रिक्शन आपके किस पर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पर, प्राइवेट कंपनी में थी, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो मर्जी करो। लिमिटेशन किस पर, नंबर ऑफ मेंबर्स पर, वहां 200 की लिमिट थी, यहां कोई लिमिट नहीं है। और प्रोहिबिशन था कि आप पब्लिक में जाकर के क्या नहीं ले सकते, आप उन्हें इनवाइट करके उनसे पैसा नहीं ले सकते, लेकिन यहां तो फायदा ही यही है। तो भैया विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, वही तो पब्लिक कंपनी है, और इसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। लेकिन 2015 के एक्ट में वो मिनिमम पेड अप कैपिटल, इसकी अब कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई फिलहाल। नाउ कोई भी प्राइवेट कंपनी
विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। सब्सिडरी का मतलब कि मैंने एक कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, यानी उसकी टोटल शेयर कैपिटल में मेरा 50% से ज्यादा हिस्सा हो गया, तो मैं हो गया होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदे, टोटल शेयर कैपिटल में मेरा 50% से ज्यादा हिस्सा हुआ, वो बन गई मेरी सब्सिडरी कंपनी। तो अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है, यानी उसमें 50% से ज्यादा पैसा पब्लिक कंपनी का लगा हुआ है। जरा सोचिए, अगर एक प्राइवेट कंपनी में 50% से ज्यादा पैसा किसी पब्लिक कंपनी का लग जाए भैया, तो वो भी तो पब्लिक कंपनी का पैसा ही लग गया। तो अल्टीमेटली दैट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, दैट ऑल्सो बिकम्स अ पब्लिक कंपनी। सो दैट इज व्हाई दिस लाइन इज रिटन हियर, अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी shall also be deemed to be a public company, even if it is a private company as per its articles। आर्टिकल्स कहते हैं तो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन भैया पैसा किसका लगा? 50% से ज्यादा पैसा तो तुमने किसी पब्लिक कंपनी का लगाया हुआ है। अगर ऐसा है तो भैया हम तुम्हें क्या मानेंगे? पब्लिक कंपनी मानेंगे। और किसी भी तरह की तुम्हें क्या नहीं मिलने वाली? प्रिविलेज ऑफ प्राइवेट कंपनी नहीं मिलने वाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Thus, this private company cannot avail the exemptions of private company। तो पब्लिक कंपनी की कहानी यहां समझ में आती है हमें। और मिस्टर CACS यानी मिस्टर बी ने यह कहानी थोड़ी और एक्सप्लेन कर दी। रिस्ट्रिक्शन किसकी? उसने कहा भैया ऐसा है, अब आप समझ लो, पब्लिक कंपनी कैन issue shares to public, no prohibition at all। very good। its shares are freely transferable, no restrictions at all। उसी तरह से no restriction, no limitation, it should be no limitation, should be no limitation। no limitation on what? no limitation on नंबर ऑफ मेंबर्स। अब तो भैया तुम अनलिमिटेड मेंबर्स को अपने शेयर्स इश्यू करो और पैसा इकट्ठा करो बिना किसी टेंशन के। तो ये 3 मेजर एडवांटेजेस उसने कहा मिस्टर ए आपको मिलने वाली हैं, विच आर नॉट अवेलेबल इन योर प्राइवेट कंपनी। और इसी से तो आप आगे बड़े बनोगे। मिस्टर ए हो गए खुश, कहते अब तो हम जरूर पब्लिक कंपनी को फ्लोट करेंगे। तो भैया बोर्ड मीटिंग बुलाई गई और कहा गया अब तो पूरा तय हुआ कि ये पैसा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस पैसे को लेने के लिए हमें एक पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी। चलिए जरा एक्शन में आ जाए हम सारे के सारे। और बोर्ड मेंबर्स ने बोर्ड मीटिंग करके ये सब डिसाइड किया। अब बोर्ड मीटिंग में कंडक्ट करने के बाद यूनानिमसली डिसाइड हो गया कि लेट अस फ्लोट अ पब्लिक कंपनी। क्या करना पड़ेगा? सारी फॉर्मेलिटीज जो है फुलफिल करनी पड़ेंगी। फुलफिल की गई। प्रोस्पेक्टस इशू किया गया पब्लिक में, और पब्लिक में सारे के सारे जितने शेयर्स थे वो बेच दिए गए। शेयर्स वर इशूड टू पब्लिक एट द एंड ऑफ द कंपनी, not at the end of the company, at the end of the issue। At the end of the issue company received huge amount of capital, huge amount of money। अब उसी से उन्होंने एक नया प्लांट खोला, स्कूटर बनाने शुरू किए अपने खुद के ब्रांड के, और ये काम हुआ जबरदस्त सक्सेसफुल। और देखिए क्या जबरदस्त स्कूटर निकल के आया है, जबरदस्त स्कूटर निकल के आ गया है। और यही है उनकी प्रोडक्शन। नीरो नाम की ब्रांडिंग से लॉन्च कर दिया स्कूटर। तो दोस्तों अब हुआ क्या? अगला पॉइंट, नीरो मोटर्स ने एक बड़ी फैक्ट्री खोल के एक शानदार स्कूटर बनाया जो कि कंज्यूमर्स ने बहुत पसंद किया। अब लगातार जबरदस्त सेल हो रही है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इतनी डिमांड कि लाखों में डिमांड हो रही है और पूरी नहीं हो पा रही। अब इसका मतलब यह हुआ कि जरूरत आन पड़ी कि किस तरीके से जो है अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए, किसी तरीके से मोटर पार्ट्स
अगर कहीं और बन जाए और हम स्कूटर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग पर ही इस पर ध्यान दें तो कैसा रहे। अल्टीमेटली हमें ऑलरेडी सेट फैक्ट्रीज चाहिए। अब इन्होंने इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया कि कोई ना कोई तरीका मिले जिससे कोई ऑलरेडी सेट फैक्ट्री मिले और वहीं से हम कुछ इनपुट्स ले लें और यहां आके अपने स्कूटर्स को असेंबल करें। मैनेजमेंट ये बात सोचने लग गई। ठीक है जी, अब आती है अगली कहानी। इसी दौरान एक जबरदस्त न्यूज आई मार्केट में कि भाई एक गवर्नमेंट कंपनी जो है जिसका काम बनाना स्कूटर्स ही है, उसने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट सेक्टर को अपना कुछ स्टेक बेचेंगे। यानी गवर्नमेंट कंपनी अब क्या कर रही है, कुछ स्टेक प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होता है कि कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा किया जाए कि काम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी मिलकर कर ले, या जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ने किया था, जितना स्टेक गवर्नमेंट का है कुछ वो रहे और कुछ हिस्सा प्राइवेट को बेच दिया जाए। ये न्यूज मार्केट में आई। अब नीरो लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग दोबारा हुई कि भैया ये तो बड़ा शानदार मौका है। नीरो लिमिटेड ने डिसाइड किया कि भाई हम इसके लिए बिड करेंगे। बिड करेंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हमने सोचा और खरीद लिया। सोचा कि भाई ये गवर्नमेंट के इस कंपनी में स्टेक अगर मिल जाए तो मजा आ जाए, हम उसकी कैपेसिटी को यूज करेंगे और कहीं ना कहीं उसकी हेल्प हमसे, हमारी हेल्प उनसे होगी। बोर्ड मीटिंग में यह बात तय हो गई कि हम इसके लिए बिडिंग करेंगे। अब मिस्टर ए के लिए तो बस एक ही सोर्स है बातचीत का, डिस्कशन का, राय लेने का, और वो है मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ने फटाफट से डिस्कशन के लिए बुलाया मिस्टर बी को कि जी ये सिचुएशन है, बताओ क्या किया जाए। और इस डिस्कशन में बातचीत हो गई शुरू। अब ये साहब मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं भैया। ठीक है जी, तो कहता है भाई बताओ, शैल वी परचेज स्टेक इन गवर्नमेंट कंपनी, क्या इस गवर्नमेंट कंपनी में स्टेक परचेज कर लिया जाए। उसने कहा भाई हाउ मच शेयर दे आर सेलिंग, कितना स्टेक वो बेच रहे हैं ये तो पता चले पहले, कि अपना शेयर बेच देने के बाद गवर्नमेंट कंपनी रहेगी भी या नहीं, सवाल ये है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है क्या, उसने कहा बिकॉज अ गवर्नमेंट कंपनी इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट कंपनी इफ नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल is held by either central government, state government or collectively by central government and state government। यानी अगर भैया मिनिमम 51% गवर्नमेंट का स्टेक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अकेले हो, स्टेट गवर्नमेंट अकेला हो, या सेंटर और स्टेट मिलकर उसमें मिनिमम 51% स्टेक रखें, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। उसने कहा ठीक है जी। इन एडिशन टू दैट अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी है, वो भी क्या कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो कम से कम ये तो बताओ कि जब वो अपना स्टेक बेचेंगे तो कितना बेचेंगे। तो ये सवाल था इनका। तो गवर्नमेंट कंपनी तो वो तभी कहलाएगी, तभी तक कहलाएगी जब उसका मिनिमम 51% स्टेक रहेगा सेंटर का, स्टेट का, या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मिला करके, और उसकी सब्सिडरी भी क्या काउंट होगी, गवर्नमेंट कंपनी। उसने कहा भाई ऐसा है, दे आर सेलिंग ओनली 40% स्टेक आउट ऑफ 100%, यानी 60% तो उन्हीं के पास रहने वाला है, यानी वो गवर्नमेंट कंपनी रहेंगे। कहता है ओ दैट मीन्स इवन आफ्टर सेलिंग दैट 40% इट विल रिमेन अ गवर्नमेंट कंपनी। कहता है यस, बट इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन आवर फर्दर ग्रोथ। बताओ ये काम किया जाए कि नहीं किया जाए। उसने कहा बिल्कुल जरूर किया जाए, इस चीज को ना करने का तो मतलब ही नहीं है। तो भैया अब नीरो लिमिटेड ने बिल्कुल जोर शोर से बिडिंग की। इन्होंने बिडिंग भी की टू परचेज शेयर इन दैट गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन पता लगा जी किसी और कंपनी ने हायर बिड दे दी, बट हायर बिड वॉज मेड बाय अनदर कंपनी
thus Nero Limited could not purchase that share in the government company. अब भाई जो इनकी सोच थी कि अगर इस गवर्नमेंट कंपनी का स्टेक मिल जाए तो मजा आ जाए, हम पैसा देकर खरीद लेंगे और कुछ हेल्प हो जाएगी, जो हम सोच रहे हैं कि किस तरह से ग्रो करे, कुछ एक साथ में हमारे कोई और एंटिटी मिल जाए जिसमें हमारा ही स्टेक हो, हमारे डिसीजन के हिसाब से कुछ काम हो तो मजा आ जाए। लेकिन अब ये मौका तो हाथ से निकल गया, अब क्या करें, सवाल ये आता है। तो दौड़ धूप जारी थी, दौड़ धूप जारी थी लगातार। दे वर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार डिस्कशंस में ये आया बोर्ड मीटिंग्स में कि भैया हमें जरूरत है कि अब हम किसी और कंपनी में ही परचेज कर ले स्टेक, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, चाहे पब्लिक कंपनी क्यों ना हो, उसी के अंदर कुछ स्टेक खरीद लो या पूरा का पूरा ही खरीद लो। सो लेटर इट वाज डिसाइडेड दैट दे विल परचेज स्टेक इन अदर कंपनीज विच मेक मोटर पार्ट्स फॉर स्कूटर्स एंड इफ पॉसिबल दे विल एक्वायर देम फुल्ली। दैट मीन्स पूरा का पूरा ही खरीद लेंगे, उसके अंदर पैसा लगा देंगे और वहां पर वो काम करेंगे, वो चीजें बनवाएंगे जो हमें चाहिए। क्योंकि इसका फायदा यह होगा, एक्वायर करने का फायदा यह होगा कि हमें अपनी नई पूरी की पूरी यूनिट सेटअप नहीं करनी पड़ेगी, फैक्ट्रीज नहीं बनानी पड़ेगी, और बनी बनाई फैक्ट्री होगी, उसके अंदर हम अपने हिसाब से सेटिंग करके अपने मन चाहे प्रोडक्ट्स बनवाएंगे, वहां से कुछ मोटर पार्ट्स बनवा के यहां पर अपना स्कूटर असेंबल करेंगे। अब भैया सर्च जोरों शोरों से शुरू कर दी कि भैया अब जरा ढूंढना शुरू करो। तो एक तो होता है कि भाई हमने बस ये सोचा कि हम ऐसा कर लेंगे, दूसरा होता है कि मार्केट में ऐसी खबर फैला देना कुछ ऐसे लोगों में जो इस तरह के मर्जर्स, एमलगमेशन, एक्विजिशन का काम करते हैं। तो उन लोगों में कुछ खबर फैलाई गई कि भैया हम कुछ बढ़िया सी कंपनी देख रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो अपने आप को बेचने में या अपना स्टेक बेचने में तो ऐसी कंपनी हमसे संपर्क करे। और एक्शन लिए गए और काम हो गया तेजी से दोस्तों शुरू। पता लगा एक्विजिशन स्प्री हो गई, स्प्री, एक के बाद एक लगातार एक्विजिशन हुए ताकि हम देश की क्या वर्ल्ड की नंबर 1 स्कूटर बनाने वाली कंपनी बन जाए। तो नीरो लिमिटेड ने सबसे पहला जो टेक ओवर किया वो किया मोटो टी पार्ट्स का। उसमें 60% स्टेक लेकर, कितना परसेंट, 60% स्टेक ले लिया। ठीक है जी, पहली तो ये हो गई। अब मोटो टी पार्ट्स ने ऑलरेडी एक कंपनी में 51% स्टेक लिया हुआ था, उसका नाम था बॉस पार्ट्स। यानी नीरो लिमिटेड ने मोटो टी पार्ट्स की टोटल शेयर कैपिटल यानी 1000 करोड़ का 60% इनको दिया। कितना, 60%। 1000 करोड़ का 60% 600 करोड़ देकर के मोटो टी पार्ट्स में क्या कर लिया, 60% स्टेक ले लिया। और पता लगा मोटो टी पार्ट्स के साथ साथ एक और कंपनी इनके साथ आ गई और वो थी बॉस पार्ट्स। बॉस पार्ट्स के अंदर मोटो टी पार्ट्स ने 51% स्टेक लिया हुआ, यानी उसके 200 करोड़ का 51% पैसा मोटो टी पार्ट्स ने लिया हुआ है, वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। नीरो लिमिटेड से अब 2 कंपनी जुड़ गई ऑटोमेटिकली। मोटो टी पार्ट्स को जैसे लिया, बॉस पार्ट्स ऑटोमेटिकली उनसे जुड़ गई। अब इन्होंने कहा भाई दूसरी कंपनी उठाओ, अब हमें दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। एक कंपनी दिखी इनको, स्कूटो पार्ट्स। इन्होंने कहा जी बहुत बढ़िया, इस कंपनी को तो हम पूरा का पूरा परचेज करेंगे। कितने की है कंपनी, पता लगा जी उसके अंदर टोटल शेयर कैपिटल थी 500 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ। 100% परचेज कर डाला, 100% शेयर्स खरीद लिए। यानी अब पूरी तरह से उसकी टोटल शेयर कैपिटल का पैसा दे करके
स्कूटो पार्ट्स अब नीरो मोटर्स के हाथ में आ गई। नीरो मोटर्स लिमिटेड अब इन 3 कंपनी से जुड़ गई दोस्तों। यानी जब कहा गया कि टोटल शेयर कैपिटल क्या चीज है, तो भैया टोटल शेयर कैपिटल का मकसद यहां ये हुआ कि एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ये दोनों मिला करके कहलाती हैं टोटल शेयर कैपिटल। और इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, ये आपने देख लिया। ठीक है जी, अब चलता हूं मैं आगे। नीरो लिमिटेड यहां पर रुकी नहीं। मैंने कहा था कि भाई ये एक एक्विजिशन स्प्री है, जबरदस्त काम, लगातार एक्विजिशंस पर एक्शन। नीरो लिमिटेड ने तीसरी इन्वेस्टमेंट की तगड़ी। उन्होंने देखा कि भाई स्कूटो पार्ट से एक डील हो रही है एक नई कंपनी की, गियरी लिमिटेड। तो नीरो लिमिटेड ने स्कूटो पार्ट्स को तो वैसे ही लिया था, स्कूटो पार्ट्स में से 21% स्टेक लिया गियर लिमिटेड का। गियर लिमिटेड में 21% स्टेक किसने ले लिया, स्कूटो पार्ट्स ने ले लिया। और 30% इन्वेस्टमेंट नीरो लिमिटेड ने डायरेक्टली खुद कर दी। ध्यान रखिए, जब एक कंपनी को खरीद लिया जाता है पूरी तरह, तो जरूरी नहीं है कि उसकी एंटिटी को खत्म ही कर दिया, वो अपने नाम से चलने दिया जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो स्कूटो पार्ट्स अभी चल रही है, तो स्कूटो पार्ट्स ने 21% स्टेक गियर लिमिटेड में डाल दिया और नीरो लिमिटेड ने 30% स्टेक खुद ले लिया। यानी एक और नई कंपनी ऐड हो गई, तीसरी कंपनी। फिर नीरो लिमिटेड की अब कितनी थी परचेज्ड कंपनी, स्कूटो पार्ट्स, मोटो टी पार्ट्स ने भी कुछ शेयर लिया था। अब उनको एक और कंपनी दिखाई दी, सीटो कवर्स, जो कवर्स बनाती है, सीट्स के कवर्स। अच्छा जी, इन्होंने कहा जी चलो जरा इसमें भी इन्वेस्टमेंट की जाए। तो 26%, 26% स्कूटो पार्ट्स ने इन्वेस्ट किया, 26% मोटो टी पार्ट्स ने इन्वेस्ट किया, और सीटो कवर्स भी अब इनके हाथ में आ गई। देखो, नीरो लिमिटेड कहीं पर तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही है, कहीं पर अपनी एक सब्सिडरी के थ्रू इन्वेस्ट करवा रही है और थोड़ा कुछ खुद भी लगा रही है, और कहीं पर दोनों ही काम अपनी सब्सिडरीज के थ्रू करा रही है। तो मैंने क्या कहा था, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, जिसमें 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी जाए। तो अभी तक अगर आपने देखा हो तो हमारे इन सभी केसेस में, पहले केस में ध्यान दीजिए, इस पर्टिकुलर केस में 60% इन्वेस्टमेंट, 50% से ज्यादा है कि नहीं। यानी मोटो लिमिटेड बन गई, मोटो टी पार्ट्स बन गई सब्सिडरी। अब बॉस पार्ट्स तो ऑलरेडी 51% बेच चुकी है मोटो टी पार्ट्स को। यानी बॉस पार्ट्स किसकी सब्सिडरी है, मोटो टी पार्ट्स की। मोटो टी पार्ट्स किसकी सब्सिडरी है, नीरो की। यानी जो बॉस पार्ट्स है वो ऑटोमेटिकली नीरो की सब्सिडरी बन गई, राइट। फिर जो पैसा इन्होंने 100% लगा दिया, उसका तो कहना ही क्या। स्कूटो पार्ट्स की तो ये होली ओन्ड सब्सिडरी हो गई, कंप्लीटली ओन्ड। फिर अगली कहानी आई, नीरो लिमिटेड ने इस गियर लिमिटेड को भी अपना सब्सिडरी बनाया। कैसे बनाया, कुछ पैसा खुद लगा करके 30% और कुछ 21% अपनी सब्सिडरी के थ्रू लगवा करके। यानी अगेन गियर लिमिटेड क्या बन गई, सब्सिडरी बन गई नीरो लिमिटेड की। फिर चौथा केस आया, नीरो लिमिटेड ने इस बार अपना पैसा खुद अपनी जेब से जो लगाया था स्कूटो पार्ट्स में और मोटो टी पार्ट्स में, उसका इस्तेमाल किया। दोबारा से खुद पैसा ना लगा करके 26% स्टेक दिलवा दिया स्कूटो टी पार्ट्स को और मोटो टी पार्ट्स को 26%। यानी सीटो कवर्स किसकी सब्सिडरी बनी, बताइए
क्या ये स्कूटो पार्ट्स की सब्सिडरी है? नहीं, क्योंकि स्कूटो पार्ट्स ने तो खाली 26% लगाया है, स्कूटो पार्ट्स की सब्सिडरी नहीं बनी है। मोटो डी पार्ट्स ने भी 26% लगाया इसकी टोटल शेयर कैपिटल का, यानी ये 50% से ज्यादा तो नहीं है, तो मोटो डी पार्ट्स की सब्सिडरी भी नहीं बनी। सीटो कवर्स में पैसा इन दोनों के थ्रू लगवाया गया, यानी टोटल 52% नीरो लिमिटेड ने लगा दिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये सीटो कवर्स डायरेक्टली किसकी सब्सिडरी बनी? नीरो लिमिटेड की। यानी जिस कंपनी का पैसा लगा डायरेक्टली वही क्या बनती है? सब्सिडरी कंपनी, उसी की सब्सिडरी बनेगी है। लेकिन नीरो लिमिटेड ने क्योंकि स्कूटो पार्ट्स में भी पैसा लगाया हुआ है, तो उनके थ्रू लगाया गया पैसा भी ये माना जाएगा कि ये पैसा नीरो लिमिटेड ने, नीरो मोटर्स ने खुद लगाया है, राइट। तो इसका नाम नीरो मोटर्स लिमिटेड है, नीरो मोटर्स लिमिटेड। आगे चलते हैं। अब नीरो मोटर्स ने 30% स्टेक और लिया फ्रीक डिजाइन्स में। ये कार के, स्कूटर के सबके मॉडल्स डिजाइन करती थी, तो उसने कहा जी कोई बात नहीं, ये अपना काम करते रहेंगे कार वाला, लेकिन जो ये स्कूटर के डिजाइन्स बनाते हैं वो हमारे काम की चीज है। तो अब भैया ये भी बात बहुत बढ़िया हुई। अब नीरो लिमिटेड ने 30% स्टेक लिया, बताइए क्या सब्सिडरी बनी? नहीं। लेकिन जब वो उसमें पैसा लगाया गया तो ये बातचीत तय हुई कि फ्रीक डिजाइन्स में जितने भी डायरेक्टर होंगे उन डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर नीरो लिमिटेड में होगी, यानी इट कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। कौन डायरेक्टर बनेगा, इसकी जगह इसे बनाओ या इन सबको हटा के इसे बनाओ, ये सब बात कहने की पावर नीरो लिमिटेड में अगर है भैया, तो भी फ्रीक डिजाइन्स इसकी सब्सिडरी मानी जाएगी। देख रहे हैं आप, लगातार इन्वेस्टमेंट करती जा रही है, 5वीं इन्वेस्टमेंट हो गई है। नीरो लिमिटेड ने 6ठी इन्वेस्टमेंट भी की। 6ठी इन्वेस्टमेंट की कि 20% स्टेक ले लिया टोटल शेयर कैपिटल में, किसमें? किंडा मोटर्स। और इट कंट्रोल्स द बिजनेस डिसीजंस ऑफ रैंको मोटर्स। बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल कर रही है। इट इज नॉट कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बस बिजनेस के जो डिसीजंस है उसका कंट्रोल इसके हाथ में है, सारे डिसीजंस तो नहीं, बट हां। तो 2 पॉइंट्स हो गए, एक किंडा मोटर्स में लगाया पैसा, दूसरा रैंको मोटर्स के बिजनेस डिसीजंस को ये कंट्रोल कर रही है। जरूर पैसा भी लगा होगा, बट उसके डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर रही है। अब सवाल याद है, क्या इस पर्टिकुलर केस में क्या ये सब्सिडरीज बनी, किंडा मोटर्स और रैंको मोटर्स? दोस्तों ध्यान रखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा एज अ डायरेक्टर, वो एक बहुत बड़ी बात है। जबकि डिसीजन मेकिंग जब होगी तो इसने कुछ थोड़े से शेयर लिए हैं अगर, तो भैया डिसीजन मेकिंग में भी उतना ही पार्ट होगा, राइट। ऐसी पोजीशन में आप समझ लीजिए कि ये सब्सिडरी कंपनी नहीं कहलाएगी, यानी किंडा मोटर्स और रैंको मोटर्स जो आपको यहां नजर आ रही है, ये 2 कंपनीज नीरो मोटर्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनीज नहीं है, क्योंकि ना तो भैया इसमें 50% से ज्यादा स्टेक है और ना ही ये उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आखिरकार ये 6th पॉइंट है क्या जिसमें I'm sorry जिसमें 20% का स्टेक है और ये कुछ बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखते हैं और हम अगले पॉइंट पर चलते हैं कि आखिरकार नीरो लिमिटेड को आप क्या कहेंगे। तो मेरे भाई नीरो लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है?
इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी और कंपनीज, यानी जो दूसरी कंपनीज है उनसे अगर इसका रिलेशन देखा जाए तो ये क्या है? इट मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी, यानी दूसरी कंपनी से अगर इसका रिलेशन देखा जाए तो वो जो कंपनीज है वो इनकी सब्सिडरी कंपनीज है। तो अगर कुछ दूसरी कंपनीज इसकी सब्सिडरी कंपनी है तो ये क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी। यानी हमारे इस पर्टिकुलर केस में जो ये नीरो लिमिटेड आपको नजर आई मेरे भाई, दिस इज व्हाट? दिस इज अ होल्डिंग कंपनी। अब मैं बातचीत करने जा रहा हूं मोटो, स्कूटो, गियरी, फ्रीको डिजाइन, सीटो कवर्स और बॉस पार्ट्स, इन सब की अगर मैं बातचीत करूं मेरे भैया, तो इन सभी केसेस में ये सब की सब सब्सिडरी कंपनीज है। सो सब्सिडरी कंपनीज इन रिलेशन टू अदर कंपनी, जो अदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी है उनके रिलेशन में अगर देखा जाए तो ये क्या है? इट मीन्स अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी कौन सी? ये होल्डिंग कंपनी। द अदर कंपनी व्हाट? इट कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये तो हमने देखा था। कौन सी जगह पर? हमने देखा कि फ्रीको डिजाइन में इट इज कंट्रोलिंग व्हाट? इट इज कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 30% स्टेक तो था, लेकिन 30% स्टेक के कारण ये होल्डिंग कंपनी नहीं बनी। ये होल्डिंग कंपनी बनी है कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने के कारण, राइट? तो ये पॉइंट कवर हो गया। अब अगर मैं बात करूं अपने अगले पॉइंट की, इट एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन हाफ, यानी 50% से ज्यादा ऑफ व्हाट? ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। ये बात हमने देखी कई जगह। कैसे? आइदर ऑन इट्स ओन, या तो खुद ही ले ले। जरा इसकी बात की जाए कि इसने खुद ही 50% से ज्यादा शेयर ले लिया, तो देखा जाए तो इस फर्स्ट केस में 60% इसने शेयर खुद ले लिया। क्या ये सब्सिडरी बनी या नहीं? बन गई। मोटो टी पार्ट सब्सिडरी बन गई और नीरो मोटर्स लिमिटेड क्या बन गई? ये बन गई दोस्तों होल्डिंग कंपनी। और अगर इस 100% स्टेक को देखो, ये भी वही सेम बात बोलता है। अगली बात बताई कि किस तरीके से और शेयर लिया। अगली बात ये बताई, या तो ऑन इट्स ओन लिया, ये बात हमने देख ली, और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, यानी अपनी एक सब्सिडरी के थ्रू या अपनी एक से ज्यादा सब्सिडरीज के थ्रू या उनके साथ मिलकर के। तो दोस्तों ये सारे केसेस मैंने आपको यहां कराए। क्या हुआ यहां पर? सबसे पहली बात, सबसे पहले पॉइंट में अगर आप ध्यान दें तो भैया नीरो लिमिटेड में पैसा लगाया, इसने लगाया मोटो में। मोटो का पैसा पहले से ही बॉस में लगा हुआ है, तो भैया बॉस सब्सिडरी कंपनी है मोटो की, यानी मोटो है होल्डिंग कंपनी ऑफ बॉस। नीरो लिमिटेड क्योंकि मोटो की होल्डिंग है, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली बॉस की भी होल्डिंग बन गई, क्योंकि इसने अपनी सब्सिडरी के थ्रू पैसा लगाया। आइए अगले पॉइंट पर चले। अब यहां पर भी स्कूटो पार्ट्स के थ्रू पैसा लगाया है दोस्तों। किसमें? 21% वहां लगाया गियर लिमिटेड में, 30% खुद भी लगा दिया, यानी यहां पर उसने अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर पैसा लगाया। या फिर क्या हुआ, उसने खुद डायरेक्टली ना लगा करके अपनी सब्सिडरीज के थ्रू पैसा लगवा दिया। यहां पर किसमें? सीटो कवर्स में। ये भी सीटो कवर्स क्या बन गई? नीरो मोटर्स लिमिटेड की सब्सिडरी बन गई और नीरो मोटर्स लिमिटेड बन गई इसकी होल्डिंग कंपनी। आगे चलते हैं। यहां पर स्टेक कंट्रोल किया, लेकिन अगर मैं 6th पॉइंट को देखूं मेरे भैया,
तो यहां पर तो अभी कोई सब्सिडरी की बात नहीं हुई। ये सब कहानी समझाई किसने? हमारे मिस्टर बी ने। अब ये सारी बातें करने के बाद मिस्टर ए ने कहा, भाई इतनी सारी तुमने रिलेशनशिप बता दी, ये सब मैं समझ गया, बेहद बढ़िया तरीके से आपने मुझे समझाया सारी की सारी होल्डिंग और सब्सिडरी की कहानी। बस ये बताओ कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जिसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी हमारी सब्सिडरी कंपनीज तो बन गई, लेकिन क्या कोई ऐसा पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स कुछ हैं जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत है? कहता हां भाई, हां ध्यान देने की जरूरत तो है। अब उसने कहा कि भाई आप होल्डिंग कंपनी तो हो, लेकिन ऐसा ना हो कि होल्डिंग के अंदर सब्सिडरी, सब्सिडरी की फिर सब्सिडरी, फिर सब्सिडरी, बहुत सारी लेयर्स मत बनाना, क्योंकि लॉ आपको कुछ लिमिटेड लेवल तक ही सब्सिडरी कंपनी बनाने की इजाजत देता है, लेयर्स के अंदर लेयर्स क्रिएट करने की कोई इजाजत नहीं है। ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ए ने कहा जी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम तो सब्सिडरी कंपनी बनाने की रेस लगा बैठे थे। कहता है होल्डिंग कंपनी शुड नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सो टाइम टू टाइम ये प्रेस्क्राइब किया जाता है, उससे ज्यादा आपकी नंबर ऑफ सब्सिडरी कंपनीज की लेयर्स नहीं होनी चाहिए। मिस्टर ए ने कहा यार इसकी तो चिंता ही मत करो, अब हमें और सब्सिडरीज बनानी नहीं है, फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। मिस्टर बी ने कहा बिल्कुल ठीक है, फिलहाल कोई टेंशन नहीं है, आप रिक्वायर्ड नंबर के अंदर ही हो। कहता जी अब तो बस बिजनेस करेंगे, छोड़ो लेयर्स को, लेकिन ये तो बताओ कि किंडा और रैंको हमारी क्या लगती हैं? अगर नीरो मोटर्स लिमिटेड बन गई होल्डिंग कंपनी तो ठीक है, लेकिन किंडा और रैंको का क्या हुआ? वो क्या है हमारी? उनसे तो रिलेशन क्लियर करो। आर किंडा एंड रैंको ऑल्सो आवर सब्सिडरी कंपनी? उसने कहा सीधा जवाब बताया तो है भैया, नो दे आर नॉट, बिकॉज दे आर योर एसोसिएट कंपनीज, दीज आर कॉल्ड एसोसिएट कंपनीज। क्यों? क्योंकि 50% से ज्यादा तो शेयर है नहीं, ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है उसकी कॉम्पोजिशन है कि कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, इसको भी कंट्रोल नहीं कर रहे। तो अगर आपकी किंडा और इसकी बातचीत की जाए तो किंडा मोटर्स में आपका 20% स्टेक है, ये आपको होल्डिंग कंपनी तो बनाता नहीं है। तो अगर आपने किसी कंपनी में 20% तक का स्टेक ले लिया तो आप उसकी एसोसिएट कंपनी बन जाते हैं, वो आपकी एसोसिएट कंपनी बन गई। लेकिन 20% से कम लिया तो एसोसिएट कंपनी भी नहीं बनोगे, यानी मिनिमम 20% चाहिए एसोसिएट कंपनी बनने के लिए, और वो आपने किंडा मोटर्स में लिया हुआ है। उसने कहा ठीक है जी। कहता है सेम कहानी आपकी रैंको मोटर्स के साथ है। आपके पास देखा जाए तो आपका सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है, वहां जब डिसीजन मेकिंग होती है तो आपकी बात को सुना जाता है, आपकी बात को माना भी जाता है, तो आपका उस कंपनी पर सिग्निफिकेंस है, आपके डिसीजंस का सिग्निफिकेंस है। उस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के कारण ये रैंको मोटर्स भी आपकी एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। यानी एसोसिएट कंपनी कब बनती है? दो केसेस में, अगर आपने मिनिमम 20% किसी कंपनी में लगा दिया उसकी टोटल शेयर कैपिटल खरीदकर, टोटल शेयर कैपिटल का 20% हिस्सा खरीदकर, यानी 20% इन्वेस्टमेंट करके, या फिर आपका उस पर्टिकुलर कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जैसे कि आप उसके डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर रहे हो, तो मान लिया जाएगा कि आप कौन हैं, आप और वो एसोसिएट कंपनीज हैं। और ध्यान रखिएगा, उसने कहा कि भाई जो जॉइंट वेंचर्स भी होते हैं, जॉइंट वेंचर भी अगर आपने किसी कंपनी के साथ कर लिया तो भी वो आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। अब जैसे ही उसने नाम लिया जॉइंट वेंचर का, तो भाई साहब एक और फिर कुछ याद आ गया, अरे कहते हैं भाई हमारे पास तो एक ऑफर आई हुई है, I forgot to tell you that a company from Japan is interested in a joint venture with us। कहता भाई तुम्हें तो
हर 2 पॉइंट में कुछ ना कुछ कहानी याद आ जाती है। चलो, कहता है कि अगर आपने, मिस्टर बी ने कहा, इफ यू स्टार्ट अ जॉइंट वेंचर विद देम दैट विल ऑल्सो बी योर एसोसिएट कंपनी, वो भी तुम्हारी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। एंड दैट जापानीज कंपनी विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंपनी ऑल्सो। कहता है भाई सिर्फ इसलिए कि वो एक दूसरी कंट्री से है तो क्या हम उसे फॉरेन कंट्री की कंपनी बोल दें? कैन वी कॉल इट फॉरेन कंपनी बिकॉज इट बिलोंग्स टू अनदर कंट्री? अब जवाब क्या था भाई साहब का? मिस्टर बी ने जवाब दिया, नॉट एग्जैक्टली, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के लिए हम क्या कहेंगे? ठीक है जी, तो कहानी आ गई है फॉरेन कंपनी की। आखिरकार फॉरेन कंपनी क्या चीज है? वो कहता है कोई भी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक तो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, एंड क्या कहा गया, एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब ये जरूरी नहीं कि वो खुद आके अपना ऑफिस खोले। आइए देखें कैसे। कहता है चाहे वो खुद करे काम, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, यानी अपना ऑफिस खोला उसने, चाहे खुद खोला या फिर उसने खोला किसी एजेंट के थ्रू, इन दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, उसका बिजनेस तो यहां शुरू हो गया। ठीक है जी, और वो इनकॉर्पोरेटेड भी आउटसाइड इंडिया है, तो यहां बिजनेस करने आ रही है तो हमारे लिए तो फॉरेन कंपनी हो गई। ठीक बात है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है जी। अब कहता है चाहे वो ये काम यहां पर फिजिकली करे या फिर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड करे, यानी या तो भैया आके बिजनेस करो और या फिर जैसे फिजिकली कर लिया, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ये बिजनेस करो। हम आपको फॉरेन कंपनी मान लेंगे अगर आप यहां पर इस तरीके से बिजनेस कर रहे हो। अब बिजनेस चाहे कैसा भी हो, आज की डेट में आप तरह तरह के बिजनेस देखते हैं दोस्तों। ठीक बात है कि नहीं? ऑनलाइन बिजनेस का जमाना है भैया, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर आपका बिजनेस हो रहा है, चाहे आपके सर्वर्स जिसके बेसिस पर ये सब ऑनलाइन काम हो रहा है इंडिया में मौजूद हो या फिर ये इंडिया से बाहर मौजूद हो, इंडिया और आउटसाइड इंडिया, बट not limited to, including but not limited to, these are going to include A, B, C, D and E, जितने नाम लिखवाए जा रहे हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगे, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस, यानी आने वाले समय में कोई और चीज ऐड हो गई तो वो भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगी। आइए देखें कैसे। तो भैया कोई भी B2B बिजनेस है, यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी सीधा कंज्यूमर को सामान नहीं बेचा जा रहा, किसी बिजनेसमैन को सामान बेच रहा हूं मैं। ठीक है जी, या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर, या एक बिजनेस सीधा कंज्यूमर को सामान बेच रहा है। ओके, या कोई डेटा इंटरचेंज हो रहा है। आज की डेट में तो डेटा पर ही काम होता है दोस्तों, डेटा के ऊपर बहुत जबरदस्त जो है बिजनेस चल रहा है। तो उस डेटा के ऊपर ही सोचिए, आपके पास जो कॉल्स आते हैं कि आप हमारा ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये सब नंबर्स कहां से आते हैं? ये डेटा इंटरचेंज का ही कहानी है। या किसी भी तरह की कोई डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन विच इज हैपनिंग डिजिटली, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो रहा है और ये इसमें इंक्लूडेड है। यानी फॉरेन कंपनी ये सब काम कर रही है अपने देश में बैठे बैठे या हमारे यहां से किसी भी तरीके से। सर्वर चाहे उसके देश में हो, किसी और देश में हो या हमारे देश में हो, डजंट मैटर। तो ये है कहानी दोस्तों। या ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए बोलती है, या खुद ही इनवाइट करती है डिपॉजिट्स, या किसी सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज में करती है कि हमारी सिक्योरिटीज में पैसा लगाओ। चाहे ये लोग इंडिया में काम करें या इंडिया के सिटीजन्स के थ्रू करें, यानी जो पैसा एक्सेप्ट किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है,
ये सब इंडिया में किया जाए या इंडिया के सिटीजन से कहा जाए ये पैसा लगाने के लिए, ये सब चीजें दोस्तों आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मोड से पॉसिबल है, राइट। और ये सब जिस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है जो कि दूसरे देश में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन यहां पर बिजनेस कर रही है डायरेक्टली या किसी एजेंट के थ्रू, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, ये सब फॉरेन कंपनी में आएंगे। और कौन सी चीजें आती हैं? फाइनेंशियल सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या वेब बेस्ड मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग जैसी आप देखते हैं, या फिर किसी भी चीज पर एडवाइजरी एंड ट्रांजैक्शनल सर्विसेज। फाइनेंशियल एडवाइजरी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, यानी मान लीजिए कोई लोन दिया गया जो कि बैड डेट हो गया, अब उसको रिकवरी कैसे कराई जाए, सब ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। पता चला यूएसए में किसी को लोन दिया गया, बट वहां से उसको कॉल्स जो जानी है उस रिकवरी के लिए वो इंडिया से जा रही है। यस, ये भी टेली मार्केटिंग की सर्विसेज सब इंक्लूड होंगी इसमें, राइट। उसी तरह से डेटा बेस्ड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, डेटा पर बेस्ड हो, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मींस कि इधर से सामान लिया उधर पहुंचाया। अमेजॉन क्या कर रही है? अब तो चलो अमेजॉन की कंपनी इंडिया में आ गई, अमेजॉन इंडिया। मान लीजिए अब उसने यहां पर अपना बिजनेस प्लेस सेटअप किया, लेकिन है तो फॉरेन कंपनी। अब वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रही है, इधर से डीलर से सामान उठाया और कंज्यूमर के पास पहुंचाया। ठीक बात है कि नहीं? ये सब फॉरेन कंपनीज में काउंट होंगी। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को अमेजॉन इंडिया के रूप में रजिस्टर करा दिया इंडिया में, आरओसी के पास जाके, कंपनीज एक्ट 2013 में, तो वो अमेजॉन इंडिया इंडियन कंपनी बन गई। लेकिन अगर मान लीजिए वो खाली अमेजॉन होती और बाहर से ऑपरेट हो रहा है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाती। यानी अमेजॉन इंडिया जो नाम से बनाई गई, अलग से कंपनी बनाई गई, इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई, वो इंडियन कंपनी है। लेकिन अमेजॉन जो मेन है वो यूएस की कंपनी है, वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी है दोस्तों। चलिए अब मैं चल रहा हूं आगे। ऑनलाइन सर्विसेज किसी भी तरह की अगर दी जाए, चाहे वो टेली मार्केटिंग की हो, टेली कंप्यूटिंग की हो, या फिर टेलीमेडिसिन की हो, यानी आप मेडिसिन तक सब प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। यानी ये सब कहानियां जो हैं आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है। क्या है ये? टेली मेडिसिन। मेरे भाई बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं, राइट। फिर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च, ये इससे जुड़े न जाने कितने काम हो रहे हैं दोस्तों ऑनलाइन, राइट। अब किसी भी तरह के ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, जितना भी डेटा से जुड़ा हुआ काम हो रहा है मेरे भाई, ये सब का सब क्या है? फॉरेन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। फॉरेन कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, तो इन सब कामों में इलेक्ट्रॉनिकली इन्वॉल्व वो हो सकती है। ऐसे केस में वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी, राइट। लेकिन अगर वो इंडिया की किसी कंपनी से ज्वाइंट वेंचर कर ले, तो वो इंडिया की एसोसिएट कंपनी बन जाएगी, इंडिया की उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। अब ये सब कहानी समझाने के बाद मिस्टर ए ने कहा, भैया तुमसे ज्यादा स्मार्ट व्यक्ति मैंने नहीं देखा, और ए ने उसका धन्यवाद किया उसके सारे सपोर्ट और उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, और कहा, भाई तुम्हारे जैसा लायक व्यक्ति मैंने देखा नहीं, मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं कि आओ तुम हमारे साथ हमारी कंपनी में डायरेक्टर बन के काम करो। तो मिस्टर ए की जबरदस्त ऑफर का मिस्टर बी ने स्वागत किया और उसको एक्सेप्ट करके उसको भी खुश कर दिया और अपने आप को भी खुश कर दिया, हमें भी खुश कर दिया। तो दोस्तों हमारी ये क्लास यहां खत्म होती है। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो देखेंगे कि हमने कितनी तरह की कंपनीज पढ़ ली। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी, उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी, फिर हमने बातचीत की होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, राइट। हमने बात की एसोसिएट कंपनी की, हमने बात की फॉरेन कंपनी की। 9 टाइप्स की कंपनीज आपने इस एक क्लास में पढ़ ली दोस्तों। हमने बड़े ही सही तरीके से इसे कहानी के रूप में पिरोया और उन सारे मोतियों की एक माला बनाकर आपके गले में पहनाई। अब इसको पहनकर घूमिए और लोगों की तारीफ लूटिए।
हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।